कुछ दिन पहले जूनियो अपने कमरे में बैठकर गेम की लाइव स्ट्रीम कर रहा था। तभी उसकी स्क्रीन पर फैंस के मैसेज की बाढ़ आ जाती है। सभी लोग उसे बार बार न्यूज देखने के लिए कह रहे थे। जूनियो हैरान होकर लाइव स्ट्रीम रोकता है और टीवी पर न्यूज देखने लगता है, लेकिन उसे कोई भी अजीब खबर दिखाई नहीं देती। तभी उसका फोन अचानक वाइब्रेट होने लगता है। एक के बाद एक इमरजेंसी नोटिफिकेशन आने लगते हैं, जिनमें लिखा था कि शहर के कई इलाकों में भयानक दंगे और हिंसा फैल चुकी है। और तभी बाहर से किसी की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है। नीचे सड़क से भी टकराने और चीजें टूटने की आवाजें आने लगती हैं। जूनियो घबराकर खिड़की के पास जाता है, लेकिन नीचे का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लोग जान बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रहे थे। कोई अपना सामान गिरने की परवाह नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उनके पीछे कोई ऐसी चीज पड़ी हो जो सब कुछ निगल सकती है। तभी जूनियो देखता है कि कुछ लोग खून से लथपथ हैं और उनका व्यवहार बेहद अजीब हो चुका है। और अगले ही पल वे सामने वाले लोगों को पकड़कर सीधे काटना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते ये डरावनी घटना किसी महामारी की तरह पूरे इलाके में फैलने लगती है। जूनियो अपनी आंखों के सामने अपने ही शहर को नरक में बदलते देख रहा था। घबराकर वह तुरंत अपने माता पिता को मैसेज करने के लिए फोन निकालता है, लेकिन अभी उसने मैसेज पूरा भी नहीं किया था कि नीचे से अचानक एक जोरदार धमाका होता है। धमाके की तेज आवाज और झटके से जूनियो का दिल दहल उठता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगले कुछ घंटों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जब जूनियो की नजर नीचे सड़क पर पड़ती है तो उसे एक दिल दहला देने वाला मंजर दिखाई देता है। एक माँ हाथ में हथियार लिए अफरा तफरी के बीच अपनी छोटी बेटी को ढूंढ लेती है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लड़की का शरीर अचानक बुरी तरह कांपने लगता है। उसकी आंखें बदल जाती हैं और अगले ही सेकंड वह अपनी ही माँ पर टूट पड़ती है। माँ कुछ समझ पाती उससे पहले ही लड़की उसके गले में दांत गड़ा देती है। आखिरकार वह माँ सड़क पर गिर जाती है और अपनी ही बेटी का शिकार बन जाती है। ये खौफनाक नजारा देखकर जूनियो के होश उड़ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता, उसके दरवाजे के बाहर से एक के बाद एक दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी जो उसने नीचे देखा था वही डरावना खेल अब पूरे अपार्टमेंट की गलियों में भी शुरू हो चुका है। डरते डरते वह दरवाजे के पास जाता है और कैट आई से बाहर झांकता है, लेकिन बाहर का कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। जूनियो की उत्सुकता बढ़ जाती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलकर बाहर देखने की सोचता है, अचानक एक आदमी तेजी से अंदर घुस आता है। जूनियो डर के मारे लगभग चीख ही पड़ता है। हांफता हुआ आदमी बताता है कि वह उसके बगल वाले फ्लैट का पड़ोसी है, लेकिन जूनियो किसी भी कीमत पर उस अनजान आदमी को अपने घर में नहीं रखना चाहता था। वह उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर आदमी दरवाजे की चौखट पकड़कर बैठ जाता है। कांपती आवाज में वह कहता है, बाहर के लोग पागल हो गए हैं, वे जिसे देख रहे हैं उसे काट रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे बड़े भाई ने भी अचानक मुझ पर हमला कर दिया। एक पल के लिए जूनियो को उस पर तरस आता है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए वह फिर भी उसे बाहर निकालना चाहता है। तब वह आदमी हाथ जोड़कर सिर्फ एक बार बाथरूम इस्तेमाल करने की गुजारिश करता है और वादा करता है कि उसके बाद तुरंत चला जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद जूनियो मान जाता है, लेकिन तभी टीवी पर एक इमरजेंसी ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। देश के कई हिस्सों में एक रहस्यमयी वायरस फैल चुका था। जो लोग इससे संक्रमित हो रहे थे वे अपनी चेतना खोकर खून के प्यासे राक्षस बन रहे थे। सरकार ने आधिकारिक तौर पर उन्हें जॉम्बी घोषित कर दिया था, और सबसे डरावनी बात, अगर किसी इंसान को जॉम्बी खरोंच भी दे या काट ले तो वह भी कुछ समय बाद उन्हीं जैसा बन जाता है। ये सुनते ही जूनियो का दिल जोर से धड़क उठता है। उसे तुरंत याद आता है कि बाथरूम में गया आदमी कह रहा था कि उसके भाई ने उस पर हमला किया था। वह बिना एक सेकंड गंवाए किचन की तरफ भागता है और एक बड़ा चाकू निकालकर कसकर पकड़ लेता है। आदमी बार बार कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन तभी जूनियो की नजर उसकी आंखों पर पड़ती है। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी थीं और उसकी पुतलियों में इंसानियत का नामो निशान भी नहीं बचा था। जूनियो समझ जाता है अब बहुत देर हो चुकी है। वह चाकू तान कर चिल्लाता है, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। आदमी खुद को आईने में देखता है और एक पल में सब समझ जाता है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि गहरा दुख और बेबसी थी, क्योंकि वह जान चुका था कुछ ही सेकंड में वह इंसान नहीं रहेगा। और तभी उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, चेहरा विकृत होने लगता है और अगले ही पल वह पूरी तरह से एक जम्बी में बदल जाता है। बदलते ही वह पागलों की तरह जूनियो पर झपट पड़ता है, लेकिन किस्मत से आखिरी सेकंड में जूनियो पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का देता है और उस नए बने जॉम्बी को दरवाजे के बाहर बंद कर देता है। दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। अब जूनियो को अपनी आंखों से इस वायरस की असली भयावहता समझ आ चुकी थी। उसे एहसास हो गया था कि एक छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए वह घर का भारी फ्रिज खींचकर दरवाजे के सामने लगा देता है ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर न घुस सके। लेकिन कुछ देर पहले जो हुआ था उसका डर अभी भी उसके दिल से नहीं गया था। घबराकर वह अपने माता पिता को फोन लगाता है, एक बार, दो बार, फिर बार बार, लेकिन हर बार कॉल बिना जवाब के कट
जाती है। जूनियू का दिल बैठने लगता है, उसे डर सताने लगता है कि कहीं उसके माता पिता के साथ भी कुछ बुरा तो नहीं हो गया। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, वह उसकी माँ का था। मैसेज में लिखा था, बेटा अपना ध्यान रखना, हम अभी घर वापस नहीं आ सकते। यह पढ़कर जूनियू की आंखें भर आती हैं। इसका मतलब था कि उसके माता पिता अभी जिंदा हैं, लेकिन वे भी कहीं न कहीं इस ज़ॉम्बी नरक में फंसे हुए हैं। वह अपने परिवार की तस्वीर को देखता है और उसी पल उसके अंदर जिंदा रहने की एक नई उम्मीद जाग उठती है। लेकिन तभी उसकी नजर खाने के सामान पर पड़ती है। घर में बचा हुआ राशन बहुत कम था। अगर हालात ऐसे ही रहे तो वह कुछ ही दिनों में भूख से मर जाएगा। समय बीतता है और अगली सुबह जूनियू बाहर के शोर से जाग जाता है। टीवी पर 2 न्यूज एंकर बेहद गंभीर चेहरे के साथ बता रहे थे कि देश के लगभग सभी बड़े शहर ज़ॉम्बियों के कब्जे में जा चुके हैं। सभ्यता लगभग खत्म होने की कगार पर थी। जूनियू सोशल मीडिया पर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भी उसकी तरह हजारों लोग अपने घरों में फंसे हुए थे। हैरानी की बात तो यह थी कि कुछ लोग इस तबाही के बीच भी लाइव स्ट्रीम करके व्यूज और फॉलोअर्स बटोर रहे थे। ये देखकर जूनियू समझ जाता है अब किसी मदद का इंतजार करना बेकार है। अगर उसे जिंदा रहना है तो अब उसे खुद ही लड़ना होगा। अचानक उसे याद आता है कि उसके पास एक ड्रोन है। वह सोचता है कि क्यों ना उससे बाहर की स्थिति देखी जाए। तुरंत वह अपना मोबाइल ड्रोन से बांधता है और अपनी इस छोटी सी उम्मीद को खिड़की से बाहर उड़ा देता है। लेकिन जो नजारा उसकी आंखों के सामने आता है उसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। पूरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स ज़ॉम्बियों से भरा पड़ा था। जहां तक नजर जा रही थी बस खून, चीखें और भटकते हुए ज़ॉम्बी दिखाई दे रहे थे। उसे एक भी जिंदा इंसान नजर नहीं आता। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। निराश होकर जूनियू सोचता है जब कुछ करने को नहीं बचा तो कम से कम गेम ही खेल लेते हैं। वह अपना पसंदीदा बैटल रॉयल गेम खोलता है, लेकिन जैसे ही मैच शुरू होता है उसे तुरंत सर्वर से बाहर निकाल दिया जाता है। जूनियू मजाक में खुद से कहता है, लगता है ज़ॉम्बियों ने गेम कंपनी के ऑफिस पर भी कब्जा कर लिया है। अब उसके पास करने को कुछ नहीं बचता, इसलिए वह सो जाता है। लेकिन रात के बीचों बीच बाहर से फिर अजीब शोर सुनाई देता है। वह नींद में ही खिड़की के पास जाता है और तभी एक गोली उसके चेहरे के बिल्कुल पास से गुजरती है। जूनियू घबराकर नीचे देखता है। नीचे एक महिला पुलिस ऑफिसर अकेले दर्जनों ज़ॉम्बियों से लड़ रही थी। वह एक एक करके उन्हें गोली मार रही थी, लेकिन हर गोली की आवाज और ज्यादा ज़ॉम्बियों को उसकी तरफ खींच रही थी। कुछ ही मिनटों में ज़ॉम्बियों की भीड़ कई गुना बढ़ जाती है। महिला पुलिस ऑफिसर पूरी ताकत से लड़ती रहती है, लेकिन फिर उसकी बंदूक की आखिरी गोली भी चल जाती है। मैगजीन खाली हो चुकी थी और अब वह चारों तरफ से ज़ॉम्बियों से घिर चुकी थी। महिला पुलिस ऑफिसर पीछे हटना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल कई ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं। वह पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन चारों तरफ से घिरी होने के कारण उसके लिए बच निकलना नामुमकिन था। एक के बाद एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेते हैं और फिर शुरू हो जाता है वह खौफनाक मंजर जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। ज़ॉम्बी उसे जमीन पर गिराकर बेरहमी से नोचने और काटने लगते हैं। ऊपर खड़ा जूनियू ये सब अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद बुरी तरह घायल महिला पुलिस ऑफिसर को ज़ॉम्बी घसीटते हुए अंधेरे में ले जाने लगते हैं ताकि उसे पूरी तरह अपना शिकार बना सकें। ये देखकर जूनियू से रहा नहीं जाता। वह खिड़की खोलकर पूरी ताकत से चिल्लाता है, अरे इधर देखो। उसका मकसद ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी तरफ खींचकर उस महिला को बचाना था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। न वह महिला बच पाई और उल्टा जूनियू खुद मुसीबत में फंस गया। उसकी तेज आवाज सुनकर उसके फ्लैट के बाहर मौजूद ज़ॉम्बी अचानक बेचैन हो जाते हैं। अगले ही पल वे दरवाजे पर जोर जोर से धक्के मारने लगते हैं। जूनियू के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत हथियार उठा लेता है। खुशकिस्मती से दरवाजे के सामने रखा भारी फ्रिज अभी भी ज़ॉम्बियों को रोक रहा था, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। जूनियू अपने पूरे शरीर से फ्रिज को पकड़े रहता है। फिर भी ज़ॉम्बियों की ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा थी। हर धक्के के साथ फ्रिज थोड़ा थोड़ा खिसकने लगता है। जूनियू समझ जाता है अब दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा और अगर ज़ॉम्बी अंदर आ गए तो उसका अंत तय है। तभी वह एक खतरनाक फैसला करता है, अगर मरना ही है तो लड़कर मरूंगा। अचानक दरवाजा खुल जाता है। एक ज़ॉम्बी पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन उसी पल जूनियू सही समय देखकर नीचे झुक जाता है। ज़ॉम्बी अपना संतुलन खो देता है और सीधे ऊपरी मंजिल से नीचे जा गिरता है। जूनियू की जान तो बच जाती है, लेकिन जैसे ही वह नीचे झांकता है उसके होश फिर उड़ जाते हैं। कुछ देर पहले जिस महिला पुलिस ऑफिसर को उसने मरते देखा था वह अब खुद एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वह लड़खड़ाते कदमों से नीचे भटक रही थी। यह देखकर जूनियू पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। अभी अभी हुई अफरा तफरी में फ्रिज के अंदर रखा उसका बचा हुआ सारा खाना भी जमीन पर बिखर चुका था। अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। पहली बार उसे एहसास होता है कि जिंदा बचने की उम्मीद कितनी कम है। खुद को छिपाने के लिए वह खिड़कियों को अखबार और टेप से पूरी तरह बंद
कर देता है ताकि कोई जॉम्बी उसे देख न सके। भूख जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो वह अपने पिता की छिपाकर रखी हुई शराब पीकर पेट भरने की कोशिश करता है, लेकिन शाम होते होते एक और बुरी खबर सामने आती है। टीवी पर बताया जाता है कि अब सेना भी जॉम्बियों से घिर चुकी है और फिलहाल किसी तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन संभव नहीं है। और सबसे डरावनी बात, जॉम्बियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब पूरी दुनिया मानो धीरे धीरे उनके कब्जे में जा रही थी। तभी टीवी पर अचानक एक इंस्टेंट नूडल्स का विज्ञापन आने लगता है। गर्मा गर्म भाप छोड़ते रेमन को देखकर जूनियू के मुंह में पानी आ जाता है। भूख से तड़प रहा जूनियू अपनी आखिरी बची हुई नूडल्स बनाकर खाता है। शायद कई दिनों बाद उसे इतना स्वादिष्ट खाना महसूस हो रहा था। कुछ देर के लिए वह जॉम्बी, मौत और इस भयानक दुनिया को भूल जाता है, लेकिन तभी उससे गलती से पानी की बोतल गिर जाती है। पानी फर्श पर फैल जाता है। पहले तो वह इस बात पर ध्यान नहीं देता, लेकिन कुछ देर बाद जब उसे प्यास लगती है और वह नल खोलता है तो उसमें से एक बूंद पानी भी नहीं निकलती। पूरा वाटर सप्लाई सिस्टम बंद हो चुका था। जूनियू धीरे धीरे नीचे देखता है। फर्श पर फैला हुआ वही पानी अब उसके लिए सोने से भी कीमती बन चुका था। कुछ पल चुप रहने के बाद वह मजबूरी में घुटनों के बल बैठ जाता है और फर्श पर गिरे पानी को एक एक बूंद छाट कर पीने लगता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। 2 दिनों की भूख, प्यास और डर ने जूनियू को पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। बाहर जॉम्बियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन जूनियू ने ठान लिया था कि चाहे भूख से मर जाए फिर भी वह अपने फ्लैट से बाहर नहीं निकलेगा। जिंदा बचने की उम्मीद अब हर घंटे कम होती जा रही थी। धीरे धीरे वह निराश और नकारात्मक होता गया। उसने सब कुछ छोड़ दिया। दिन रात शराब पीने लगा, नशे में चीजें तोड़ने लगा और अपने गुस्से को सामान पर उतारने लगा। लेकिन यह भी ज्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि कुछ ही समय में उसके पास बची आखिरी शराब भी खत्म हो गई। अब उसके पास न खाना था, न पानी और न ही दर्द भुलाने के लिए शराब। यहाँ तक कि उसके पास नशे में डूबने का हक भी नहीं बचा था। उसी समय उसका फोन अचानक वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर उसकी माँ का वॉइस मैसेज दिखाई देता है। जूनियू के चेहरे पर कई दिनों बाद उम्मीद की एक किरण जगती है, लेकिन नेटवर्क इतना खराब था कि ऑडियो चल ही नहीं रहा था। आखिरी उम्मीद के सहारे वह अपनी जान जोखिम में डाल देता है। वह खिड़की के बाहर रेलिंग तक चढ़ जाता है ताकि थोड़ा बेहतर सिग्नल मिल सके। कुछ सेकंड बाद आवाज चलने लगती है, लेकिन जो वह सुनता है उसे सुनकर उसकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। फोन के दूसरी तरफ उसकी माँ की दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं और फिर ज़ॉम्बियों के हमला करने की भयानक आवाजें। उसकी माँ मदद के लिए चिल्ला रही थी और अगले ही पल सब कुछ शांत हो जाता है। जूनियू के हाथ से फोन लगभग छूट जाता है। उसी समय नीचे खड़े ज़ॉम्बी भी उसकी तरफ देखकर गुर्राने लगते हैं, लेकिन अब उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। सालों का प्यार, माँ की यादें और उन्हें बचा न पाने का दर्द, सब कुछ एक साथ उसके अंदर फट पड़ता है। वह कमरे में वापस आता है और पागलों की तरह चीजें तोड़ना शुरू कर देता है। कुर्सियां, बोतलें, जो भी हाथ में आता है वह फेंक देता है, लेकिन उसके अंदर का दर्द कम नहीं होता। आखिरकार वह एक फैसला कर लेता है। वह हथियार उठाता है और पहली बार अपने फ्लैट का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, माँ का बदला लेना है, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। वह मरने तक के लिए तैयार था। कॉरिडोर में खड़े होकर वह पूरी ताकत से चिल्लाता है। उसे उम्मीद थी कि सारे ज़ॉम्बी उसकी आवाज सुनकर उसके पास आ जाएंगे, लेकिन अजीब बात यह थी कि कॉरिडोर पूरी तरह शांत था। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह खुद ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगता है और तभी उसे वही ज़ॉम्बी दिखाई देता है जो कुछ दिन पहले उसके घर में घुस आया था। ज़ॉम्बी उसे देखते ही उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन इससे पहले कि जूनियू कुछ समझ पाता, उसके पीछे से भी ज़ॉम्बियों का एक बड़ा झुंड निकल आता है। ये नजारा देखते ही उसका सारा गुस्सा और बहादुरी पल भर में गायब हो जाती है। अब उसे सिर्फ एक ही चीज याद आती है, भागो। लेकिन लगभग हर रास्ता ज़ॉम्बियों से बंद हो चुका था। घबराहट में वह लिफ्ट का बटन दबा देता है। ज़ॉम्बी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। हर सेकंड मौत करीब आ रही थी और तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लिफ्ट खुद ज़ॉम्बियों से भरी हुई थी। एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। खुशकिस्मती से उसकी प्रतिक्रिया तेज थी। ज़ॉम्बी बाहर निकल पाते उससे पहले ही वह बगल में रखे सामान के ढेर के पीछे छिप जाता है। कई मिनटों की जानलेवा भाग दौड़ और संघर्ष के बाद वह किसी तरह जिंदा अपने फ्लैट में वापस पहुंच जाता है। बाहर ज़ॉम्बी दरवाजे को पीट पीट कर चीख रहे थे और अंदर जूनियू दरवाजे का हैंडल पकड़े सांस रोककर खड़ा था। उसे डर था कि जरा सी आवाज भी उसकी मौत बन सकती है। रात होते होते शहर की हालत और भी खराब हो जाती है। दूर दूर से बड़े धमाकों की आवाजें आने लगती हैं। कहीं गैस पाइपलाइन फट रही थी तो कहीं बिजली की लाइनें जल रही थीं और अगले ही पल पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। अब न बिजली बची थी, न खाना, न पानी और न ही बचाव की कोई उम्मीद। जूनियू पूरी तरह टूट चुका था। वह सोचने लगता है, अगर आखिर में ज़ॉम्बियों के हाथों मरना है या भूख से तड़पकर मरना है तो उससे बेहतर है कि मैं खुद ही सब खत्म कर दूं। वह एक बिजली की तार
उठाता है और अपनी जिंदगी खत्म करने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी एक लाल रंग की किरण उसके चेहरे पर पड़ती है। वह चौंक कर रुक जाता है। धीरे धीरे वह उस रोशनी की दिशा में देखता है और अगले ही पल उसकी सांसें थम जाती हैं। सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की में उसे एक इंसानी परछाई दिखाई देती है। सामने वाली बिल्डिंग में दिखाई देने वाली वह परछाई कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की थी। इतने दिनों बाद जून यू पहली बार किसी जिंदा और सामान्य इंसान को देख रहा था। उसकी आंखों में अचानक उम्मीद की चमक लौट आती है। वह खुशी से हाथ हिलाकर लड़की को इशारा करने लगता है। उधर लड़की भी मुस्कुराकर उसे जवाब देती है। फिर वह अपनी उंगलियों से सुबह 7 बजे का इशारा करती है, मानो कह रही हो कल सुबह फिर बात करेंगे। जून यू सिर हिलाकर हामी भर देता है। उस रात उस अनजान लड़की की मौजूदगी उसके लिए अंधेरे में एक रोशनी की तरह थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह इस दुनिया में अकेला नहीं है। उस लड़की का नाम था सोमी। वह भी वायरस फैलने के बाद से अपने घर में अकेली जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। हालांकि सोमी जून यू से कहीं ज्यादा समझदार और तैयार थी, लेकिन आखिर वह भी एक इंसान ही थी। हर दिन हर पल वह दरवाजे के बाहर होने वाली हर छोटी आवाज को ध्यान से सुनती रहती थी। उसे हर समय यही डर रहता था कि कहीं कोई ज़ॉम्बी अचानक दरवाजा तोड़कर अंदर न घुस आए। अगली सुबह जून यू की आंख खुलती है। वह फोन उठाकर समय देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। घड़ी में 11 बज चुके थे। वह तय समय से 4 घंटे देर से उठा था। वह भागकर खिड़की तक जाता है और सामने देखने लगता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। जून यू निराश होकर खुद को कोसने लगता है। उसे लगता है कि उसने अपना वादा तोड़ दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि सोमी अभी भी वहीं थी। वह खिड़की के पीछे से दूरबीन लेकर पूरे इलाके पर नजर रख रही थी। जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई खतरा नहीं है, तभी उसने धीरे धीरे अपनी खिड़की खोली। जैसे ही जून यू ने उसे देखा, उसका चेहरा खिल उठा। वह तुरंत अपना मोबाइल उठाता है और स्क्रीन पर लिखता है, मेरा नाम जून यू है। उधर सोमी भी अपना टैबलेट उठाती है और उस पर लिखती है, मेरा नाम सोमी है। जून यू उसके नाम को बार बार धीरे धीरे दोहराने लगता है, सोमी सोमी, मानो इतने दिनों बाद उसे जीने की कोई वजह मिल गई हो। लेकिन तभी सोमी के फ्लैट के अंदर अचानक एक ज़ॉम्बी घुस आता है। जून यू की सांसें रुक जाती हैं, लेकिन अगले ही पल ज़ॉम्बी सीधे एक गड्ढे में गिर जाता है। दरअसल सोमी ने पहले से ही अपने घर में कई जाल बिछा रखे थे। वह बिना डरे अपना हथियार उठाती है और एक ही बार में उस ज़ॉम्बी का काम तमाम कर देती है। यह देखकर जून यू दंग रह जाता है। जिस लड़की को वह कमजोर समझ रहा था, वह उससे कहीं ज्यादा बहादुर और समझदार निकली। रात होते होते आसमान में काले बादल छा जाते हैं और फिर शुरू हो जाती है तेज बारिश। जून यू की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। वह जल्दी जल्दी घर के सारे बर्तन, बाल्टियां और टब खिड़की के पास रख देता है। बारिश का पानी उनमें भरने लगता है। कई दिनों बाद उसकी पानी की समस्या आखिरकार खत्म हो जाती है, लेकिन एक नई समस्या उसका इंतजार कर रही थी। एक और दिन बीत जाता है। अब कई दिनों की भूख ने उसके शरीर को जवाब देना शुरू कर दिया था। जून यू को चक्कर आने लगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सिर्फ पानी पीकर वह अब और जिंदा नहीं रह सकता था। सामने वाली खिड़की से सोमी यह सब देख रही थी। वह समझ गई कि जून यू कई दिनों से भूखा है, लेकिन जून यू अपनी हालत छिपाने की कोशिश करता है। वह जबरदस्ती मुस्कुराता है और हाथ हिलाकर जताता है कि सब ठीक है, मगर सोमी उसकी मजबूरी पड़ चुकी थी। वह तुरंत एक रस्सी लेती है और उसके साथ एक बेसबॉल बांध देती है। उसका प्लान था कि गेंद को जून यू की खिड़की तक फेंककर रस्सी के सहारे खाना भेजा जाए। वह पूरी ताकत से गेंद फेंकती है, लेकिन दोनों बिल्डिंगों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। गेंद हवा में कुछ दूर जाती है और फिर नीचे खाली मैदान में गिर जाती है। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। माहौल थोड़ा अजीब और मजेदार हो जाता है और तभी जून यू के दिमाग में अचानक एक आइडिया आता है। उसे अपना ड्रोन याद आ जाता है। जून यू तुरंत अपना ड्रोन निकालता है और बड़ी सावधानी से उसे उड़ाकर सोमी की खिड़की तक पहुंचा देता है। ड्रोन को अपनी खिड़की के सामने देखकर सोमी की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वह तुरंत उसकी बात समझ जाती है और रस्सी को ड्रोन से बांध देती है। लेकिन तभी जून यू की नजर ड्रोन की बैटरी पर पड़ती है। बैटरी लगभग खत्म होने वाली थी। अगर ड्रोन बीच रास्ते में बंद हो गया तो उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती। जून यू सांस रोककर धीरे धीरे ड्रोन को वापस खींचता है। किस्मत से ड्रोन आखिरी सेकंड में उसकी खिड़की तक पहुंच जाता है। रस्सी अब दोनों बिल्डिंगों के बीच बंध चुकी थी। इसके बाद सोमी बिना एक पल गंवाए खाने का सामान रस्सी के सहारे उसकी तरफ भेज देती है। जून यू की आंखें चमक उठती हैं। कई दिनों बाद उसने खाना देखा था। वह खुशी से खिड़की के सामने खड़ा होकर बार बार सोमी का शुक्रिया अदा करने लगता है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। वह घबरा कर नीचे देखने लगता है, फिर तुरंत हाथ हिलाकर सोमी को नीचे देखने का इशारा करता है। सोमी नीचे झांकती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। बेसबॉल फेंकने के समय जो रस्सी इस्तेमाल हुई थी वह नीचे से हटाई ही नहीं गई थी और अब एक ज़ॉम्बी उस रस्सी को पकड़ चुका था। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी नजर सीधे खिड़की में खड़ी सोमी पर पड़ जाती है। अगले ही पल वह रस्सी को खींचना शुरू कर देता है। रस्सी का दूसरा सिरा कमरे के अंदर एक भारी मेज से बंधा हुआ था। मेज धीरे धीरे खिसकने लगती है और इससे भी बुरी बात, वह ज़ॉम्बी अपने पुराने इंसानी कौशल का इस्तेमाल करते हुए रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है। जून यू के हाथ पांव फूल जाते हैं। अगर सोमी समय पर नहीं जागी तो कुछ ही मिनटों में वह ज़ॉम्बी उसे जिंदा खा जाएगा। जून यू तुरंत फर्श पर पड़ा खाली शराब का बोतल उठाता है और नीचे फेंक देता है। कांच टूटने की आवाज, उसे उम्मीद थी कि आवाज सुनकर ज़ॉम्बी का ध्यान भटक जाएगा, लेकिन
लेकिन उस जॉम्बी पर कोई असर नहीं पड़ता। वह लगातार ऊपर चढ़ता रहता है। अब जूनियो के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। वह फिर से ड्रोन उड़ाता है और जॉम्बी के आसपास उसे घुमाकर परेशान करने लगता है। कुछ पल के लिए जॉम्बी रुक जाता है। जूनियो के चेहरे पर उम्मीद लौटती है, लेकिन अगले ही सेकंड जॉम्बी हाथ बढ़ाकर ड्रोन को पकड़ लेता है। एक ही झटके में ड्रोन नीचे गिर जाता है। अपनी छोटी सी जीत के बाद वह ऊपर देखकर डरावनी मुस्कान देता है। यह देखकर जूनियो के हाथों में पसीना आ जाता है। वह सिर्फ बेबस होकर देख सकता था और तभी जॉम्बी खिड़की के अंदर घुसने ही वाला था कि अचानक सोमी की आंख खुल जाती है। वह बिना एक पल गंवाए अपनी कुल्हाड़ी उठाती है और पूरी ताकत से जॉम्बी के हाथ पर वार कर देती है। जॉम्बी संतुलन खो देता है। अगले ही पल वह ऊंचाई से नीचे गिर पड़ता है। इस बार वह हमेशा के लिए शांत हो चुका था। सोमी अपनी शर्ट उठाकर शरीर पर पड़े बड़े नीले निशान को देखती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह दांत भींचकर सब सह जाती है। अब दोनों एक दूसरे का सहारा तो बन चुके थे, लेकिन एक कड़वी सच्चाई अभी भी उनके सामने थी। उनके पास बचा हुआ राशन बहुत कम था। अगर वे जिंदा रहना चाहते थे तो उन्हें जल्द या देर घर से बाहर निकलकर खाना ढूंढना ही पड़ेगा। रात होते ही जूनियो तैयारी शुरू कर देता है। वह अपने जूतों पर मोटा कपड़ा सिल देता है ताकि चलते समय कोई आवाज न हो। सब कुछ तैयार होने के बाद वह धीरे धीरे दरवाजा खोलता है। पहले कॉरिडोर को ध्यान से देखता है। जब यकीन हो जाता है कि आसपास कोई जॉम्बी नहीं है, तभी वह बाहर निकलता है। याददाश्त के सहारे वह उसी जगह पहुंचता है जहां पहले 2 लाशें देखी थी। डर और घिन के बावजूद वह उनके पास बैठकर जेबें टटोलने लगता है। कुछ देर बाद उसे चाबियों का एक गुच्छा मिल जाता है, लेकिन तभी पास में गश्त लगाता एक जॉम्बी दिखाई देता है। जूनियो तुरंत छिप जाता है। जैसे ही जॉम्बी दूर जाता है, वह चुपचाप पड़ोसी के फ्लैट का दरवाजा खोल देता है। अंदर का नजारा देखकर उसकी सांस अटक जाती है। पूरा घर तहस नहस हो चुका था। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और बिस्तर पर कोई लेटा हुआ था। जूनियो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। वह जमीन से एक जूता उठाता है और बिस्तर की तरफ फेंक देता है। कोई हरकत नहीं होती। तब उसे समझ आता है कि वह सिर्फ एक लाश है। वह राहत की सांस लेता है, लेकिन घर में पहले कभी जॉम्बी आ चुके थे। जैसे ही वह फ्रिज खोलता है, सड़े हुए खाने की भयानक बदबू पूरे कमरे में फैल जाती है। फिर भी उसकी किस्मत साथ देती है। फ्रिज में कुछ बंद डिब्बे अभी भी सुरक्षित पड़े थे। वह खुशी खुशी उन्हें अपने बैग में रख लेता है। इसके बाद वह हिम्मत जुटाकर बेडरूम में जाता है। बिस्तर के पास रखी मेज पर उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है। वहाँ एक हेडफोन रखा था और वहाँ रखे कई बंद डिब्बों को देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह इतना खुश हो जाता है कि लगभग चिल्लाने ही वाला था, लेकिन आखिरी समय पर खुद को संभाल लेता है। वह जल्दी जल्दी सारे डिब्बे अपने बैग में भर लेता है। उसी दौरान उसे एक मोटी और गर्म जैकेट भी मिलती है। बाहर की ठंडी रातों को देखते हुए वह बिना देर किए उसे पहन लेता है। तभी उसकी नजर मेज पर रखी एक वॉकी टॉकी पर पड़ती है। जूनियो के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अगर ये काम कर रही हो तो अब उसे और सोमी को दूर से इशारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सीधे एक दूसरे से बात कर सकेंगे। लेकिन जैसे ही वह वापस लौटने के लिए मुड़ता है, उसकी नजर एक बार फिर बिस्तर पर पड़ी लाश पर चली जाती है। वह कुछ पल के लिए उसे घूरने लगता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अचानक अलमारी के अंदर से एक जॉम्बी बाहर छलांग लगा देता है। जूनियो के होश उड़ जाते हैं, लेकिन इस बार वह पहले वाला डरा हुआ लड़का नहीं था। बिना एक सेकंड घंवाए वह बिस्तर पर पड़ी लाश को खींचकर अपने सामने कर लेता है। जॉम्बी सीधे उस पर टूट पड़ता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जूनियो दरवाजे की तरफ भागता है। वह पूरी रफ्तार से भागकर अपने फ्लैट में वापस पहुंच जाता है। दरवाजा बंद करते ही वह राहत की सांस लेता है। फिर कई दिनों की भूख के बाद वह मजे से एक डिब्बा खोलकर खाना शुरू कर देता है। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद संतोष दिखाई देता है। इसके बाद वह बचा हुआ खाना और वॉकी टॉकी एक बैग में रखता है और रस्सी के सहारे सोमी के पास भेज देता है। अगली सुबह एक अजीब सी झर्र झर्र की आवाज सुनकर उसकी नींद खुलती है। वॉकी टॉकी चालू हो चुका था और उसके अंदर से एक मीठी आवाज आती है। हेलो, सुन रहे हो? ये सोमी थी। जूनियो खुशी से उछल पड़ता है। अब दोनों पहली बार एक दूसरे की आवाज सुन रहे थे। उस दिन घंटों तक उनकी बातें चलती रहीं। जूनियो बताता है कि उसे बचपन से ड्रोन उड़ाने का शौक था। वहीं सोमी बताती है कि उसे खाना बनाना बेहद पसंद है। दो बिल्कुल अनजान लोग जो शायद सामान्य दुनिया में कभी नहीं मिलते, अब एक दूसरे के सबसे करीबी साथी बन चुके थे। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अलग ही रिश्ता बनने लगा। अब वे वॉकी टॉकी बंद करने का मन ही नहीं करते थे। उन्हें हर पल एक दूसरे की आवाज सुनना अच्छा लगने लगा था। लेकिन इस शांत पल को भी ज्यादा देर टिकना नहीं था। अचानक पूरे अपार्टमेंट में अफरा तफरी मच जाती है। जॉम्बी फिर से पागलों की तरह दौड़ने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने उन्हें बुरी तरह उकसा दिया हो। सैकड़ों जॉम्बी इमारत के अंदर घुसने लगते हैं। जूनियो और सोमी दोनों डरकर फर्श पर झुक जाते हैं। वे चुपचाप सुनते रहते हैं कैसे एक के बाद एक जॉम्बी उनके दरवाजों के सामने से भाग रहे हैं। सोमी बुरी तरह घबरा जाती है। वह अपनी कुल्हाड़ी उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी उसका हाथ पास रखी एक शेल्फ से टकरा जाता है। खड़ाक तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती है। एक पल में जो जॉम्बी आगे निकल चुके थे वे रुक जाते हैं। धीरे धीरे सबके सिर उसी दिशा में घूमने लगते हैं। वे आवाज का स्रोत ढूंढ चुके थे। सोमी डर से जम जाती है। अगर जॉम्बी अंदर आ गए तो उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी जूनियो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह जल्दी से वॉकी टॉकी पर पूछता है, तुम्हारे पड़ोसी के फ्लैट का नंबर क्या है? सोमी नंबर बता देती है। अगले ही पल जूनियो उस फ्लैट के लैंडलाइन पर फोन मिला देता है। फोन की घंटी पूरे कॉरिडोर में गूंजने लगती है। सभी जॉम्बी तुरंत मुड़ जाते हैं और आवाज की तरफ भाग
पड़ते हैं। सोमी राहत की सांस लेती है। वह मौत के मुंह से बाल बाल बच गई थी, लेकिन इस घटना ने दोनों को एक बात साफ समझा दी, अब अलग अलग रहना सुरक्षित नहीं है। अगर जिंदा रहना है तो उन्हें जल्द से जल्द एक साथ होना पड़ेगा। सोमी ध्यान से आसपास का निरीक्षण करती है। उसे दिखाई देता है कि जून यू की बिल्डिंग की ऊपरी मंजिलों पर फिलहाल कोई जॉम्बी नहीं है। तुरंत दोनों एक प्लान बनाते हैं। वे अपना जरूरी सामान तैयार करते हैं। सोमी एक मोटी रस्सी अपने शरीर से कसकर बांध लेती है। उसका इरादा था खिड़की से नीचे उतरकर किसी तरह जून यू की बिल्डिंग तक पहुंचना। वह गहरी सांस लेती है और फिर बिना हिचकिचाए छलांग लगा देती है। उसकी फुर्ती देखकर जून यू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह बेहद तेजी और सटीकता से नीचे उतरती जाती है, लेकिन नीचे जॉम्बियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। शुरुआत में वह आसानी से उनसे बचती रही, पर धीरे धीरे उसकी ताकत जवाब देने लगी और तभी एक जॉम्बी उसे पीछे से पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। माहौल एक पल में बदल जाता है। खुशकिस्मती से सोमी फौरन पलटकर 2 जॉम्बियों को खत्म कर देती है, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक पिस्तौल पर जाती है। उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक लौट आती है। वह झट से पिस्तौल उठाती है। सोमी जैसे ही पिस्तौल उठाती है, अचानक एक जॉम्बी बगल से उस पर झपट पड़ता है। सब कुछ इतना तेज हुआ कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिलता। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन तभी धड़ाक एक लोहे की रॉड हवा में घूमती हुई आती है और जॉम्बी को दूर फेंक देती है। सोमी हैरानी से ऊपर देखती है। वहाँ जून यू खड़ा था, हाथ में लोहे की छड़, चेहरे पर डर और आंखों में उसे बचाने की जिद। वह आखिरकार उसकी मदद के लिए आ गया था। मिलकर लड़ना शुरू कर देते हैं। जून यू सामने से वार करता है तो सोमी पीछे से हमला करती है। उनकी समझदारी और तालमेल कमाल का था, मानो वे वर्षों से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हों। लेकिन जॉम्बियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। एक गिरता तो उसकी जगह 3 और आ जाते। धीरे धीरे दोनों की सांसें फूलने लगती हैं। वे समझ जाते हैं कि यहाँ रुकना मतलब मौत को बुलाना है। जून यू तुरंत सोमी का हाथ पकड़ता है और दोनों पास की एक दूसरी बिल्डिंग की तरफ भाग पड़ते हैं। वे अंदर घुसते हैं और पीछे से कांच का दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में दरवाजे पर दरारें पड़ने लगती हैं। जॉम्बी लगातार उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दोनों पूरी ताकत से लिफ्ट की तरफ भागते हैं और ठीक आखिरी पल में टिंग, लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। दोनों अंदर कूदते हैं और अगले ही सेकंड धड़ाम, जॉम्बी कांच तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, लेकिन तब तक लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जाने लगती है। अंदर दोनों जमीन पर बैठ जाते हैं और जोर जोर से सांस लेने लगते हैं। कुछ देर बाद लिफ्ट रुकती है, दरवाजा खुलता है और हैरानी की बात, पूरी मंजिल बिल्कुल शांत थी। न कोई आवाज, न कोई जॉम्बी, मानो यह जगह उस नरक का हिस्सा ही ना हो। लेकिन एक नई समस्या सामने थी। इस मंजिल के सभी फ्लैट बंद थे। जून यू एक एक कर कई दरवाजों के हैंडल घुमाता है, लेकिन कोई भी नहीं खुलता। तभी कॉरिडोर के दूर कोने से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। एक जॉम्बी उन्हें देख चुका था और कुछ ही सेकंड में दर्जनों जॉम्बी भी वहां पहुंच जाते हैं। दोनों फिर से मौत के जाल में फंस जाते हैं। जून यू पास पड़ा एक लोहे का जालीदार फ्रेम उठाकर अपने सामने कर लेता है, लेकिन जॉम्बियों की भीड़ बहुत बड़ी थी। धक्का मुक्की में अचानक उसका पैर फिसल जाता है। वह जमीन पर गिर पड़ता है। अब जॉम्बी सीधे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। जून यू पूरी ताकत से लोहे की रॉड घुमाते हुए चिल्लाता है, सोमी भागो। उसी समय एक फ्लैट का दरवाजा खुल जाता है। अंदर से किसी का हाथ निकलता है और सोमी को तेजी से अंदर खींच लेता है, लेकिन जून यू अभी भी बाहर फंसा हुआ था। जॉम्बी चारों तरफ से उसे घेर चुके थे। तभी उसके पैरों के पास कुछ लुढ़कता हुआ आता है। ये एक स्मोक ग्रेनेड था। कुछ ही सेकंड में पूरा कॉरिडोर धुएं से भर जाता है। धुएं के बीच से एक आदमी चिल्लाता है, जल्दी इधर आओ। जून यू बिना देर किए उसकी आवाज की तरफ भागता है। वह कमरे के अंदर घुस जाता है। दरवाजा बंद होते ही तीनों राहत की सांस लेते हैं। कुछ पल बाद वह रहस्यमयी आदमी अपना हुड और मास्क उतारता है। उनके सामने लगभग 50-55 साल का एक अधेड़ आदमी खड़ा था, लेकिन इतनी आसानी से किसी पर भरोसा करना अब नामुमकिन था। जून यू और सोमी दोनों उसे शक भरी नजरों से देखते हैं। आदमी उन्हें पानी का गिलास देता है, लेकिन दोनों लेने से मना कर देते हैं। उन्हें डर था कि कहीं वह भी कोई जाल ना हो। ये देखकर वह आदमी खुद ही पानी पी लेता है। जब कुछ नहीं होता तब जाकर सोमी धीरे से गिलास उठा लेती है। इसके बाद वह आदमी कुछ बंद डिब्बे निकालकर दोनों के सामने रख देता है। भूख से बेहाल जून यू और सोमी उन पर टूट पड़ते हैं। वे कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खा रहे थे। उन्हें देखकर वह आदमी मुस्कुराता है और कहता है, आराम से खाओ, मेरे पास इतना खाना है कि हम सरकारी मदद आने तक आसानी से जिंदा रह सकते हैं। ये सुनते ही दोनों की आंखें भर आती हैं। उन्हें पहली बार लगता है कि शायद वे सच में बच सकते हैं। शायद सरकार ने उन्हें पूरी तरह नहीं छोड़ा। शायद इस डरावने अंत के बाद भी एक नई सुबह उनका इंतजार कर रही है। लेकिन यह खुशी सिर्फ कुछ सेकंड ही टिकती है। सोमी की नजर अचानक कमरे के एक कोने पर जाती है। वहाँ कई बच्चों के खिलौने और शिशु सामान रखे थे। दीवार पर एक खुशहाल परिवार की तस्वीर भी टंगी हुई थी। तस्वीर में वही आदमी, एक महिला और एक छोटा बच्चा दिखाई दे रहे थे। सोमी का चेहरा गंभीर हो जाता है, क्योंकि एक बात साफ थी, इस घर में सिर्फ यह आदमी नहीं रहता था। तो फिर उसकी पत्नी और बच्चा कहाँ है? खाना खाने के कुछ ही देर बाद अचानक जून यू को चक्कर आने लगते हैं। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है और अगले ही पल वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ सेकंड बाद सोमी की हालत भी वैसी ही हो जाती है। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वह भी बेहोश हो जाती है। तभी सच्चाई सामने आती है। उस आदमी ने खाने में पहले ही बेहोशी की दवा मिला रखी थी। वह धीरे धीरे उठता है और बेहोश पड़े जून यू के हाथों को कस कर बांध देता है। इसके बाद वह सोमी को घसीटते हुए
एक कमरे में ले जाता है। अधखुली आंखों से सोमी देखती है। यह एक बेडरूम था। आदमी उसे भी बांध देता है, फिर बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देता है और ऊपर से ताला लगा देता है। लेकिन तभी वह एक अजीब सी रस्सी पकड़ता है। उस रस्सी का दूसरा सिरा देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। वहाँ एक महिला ज़ॉम्बी बंधी हुई थी और वह कोई साधारण ज़ॉम्बी नहीं बल्कि उस आदमी की पत्नी थी। वायरस ने उसकी पत्नी को ज़ॉम्बी में बदल दिया था, लेकिन आदमी उससे इतना प्यार करता था कि उसे मारने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया, बल्कि वह उसे जिंदा रखने के लिए एक राक्षस बन चुका था। वह दूसरे बचे हुए इंसानों को पकड़कर अपनी पत्नी का खाना बनाता था, यानी जूनयू और सोमी भी उसकी पत्नी के अगले शिकार थे। आदमी धीरे धीरे रस्सी छोड़ देता है। अगले ही पल महिला ज़ॉम्बी सीधे सोमी की तरफ झपट पड़ती है। सोमी पूरी ताकत से चीखती है, बचाओ! लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। उसे लगने लगता है कि अब उसका अंत तय है। तभी बाहर से एक आवाज गूंजती है, रुको! आदमी चौंक जाता है। ये जूनयू था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी होश में आ जाएगा। जूनयू किसी तरह खुद को छुड़ाकर उठ चुका था और अब वह हाथ में पिस्तौल लिए उसके सामने खड़ा था। वह चिल्लाता है, अभी के अभी सोमी को बाहर निकालो। कमरे के अंदर अचानक सन्नाटा छा जाता है। आदमी धीरे धीरे दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर झांकता है, उसकी ज़ॉम्बी पत्नी अचानक उसी पर टूट पड़ती है। असल में सोमी किसी तरह खुद को बचाने में सफल हो गई थी और अब ज़ॉम्बी का निशाना बदल चुका था। आदमी कुछ भी नहीं करता, न भागता है, न खुद को बचाने की कोशिश करता है। वह बस अपनी पत्नी को देखता रहता है। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ प्यार था। आखिरकार वह उसी महिला के हाथों मरना चाहता था जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। ज़ॉम्बी पत्नी उसे बेरहमी से काटने लगती है। यह दृश्य देखकर जूनयू और सोमी की आंखें नम हो जाती हैं। वे समझ चुके थे यह आदमी राक्षस जरूर बन गया था, लेकिन उसकी हरकतों के पीछे एक टूटा हुआ प्यार छिपा था। आखिरकार जूनयू कांपते हाथों से ट्रिगर दबा देता है, एक गोली, और सब कुछ खत्म हो जाता है। आदमी और उसकी ज़ॉम्बी पत्नी दोनों हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं, लेकिन यह गोली एक नई मुसीबत को जन्म दे देती है। बंदूक की आवाज सुनकर बाहर मौजूद सारे ज़ॉम्बी उग्र हो उठते हैं। वे समुद्र की लहरों की तरह बिल्डिंग में घुसने लगते हैं। पूरा कॉरिडोर उनकी चीखों से गूंज उठता है। अंदर जूनयू और सोमी एक दूसरे को देखते हैं। दोनों जानते थे अब शायद कोई रास्ता नहीं बचा, न खाना, न भागने की जगह और न ही बचने की उम्मीद। अगर ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया तो वे भी उन्हीं जैसे बन जाएंगे। कुछ पल बाद सोमी धीरे धीरे पिस्तौल उठाती है और उसे जूनयू के हाथों में रख देती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वह धीमी आवाज में कहती है, अगर बचने का कोई रास्ता नहीं तो मैं ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहती। कृपया मुझे दर्द नहीं होने देना। यह सुनकर जूनयू के हाथ कांपने लगते हैं। वह उस लड़की को कैसे मार सकता था जिसने उसे जीने की वजह दी थी, जिसने उसकी भूख मिटाई, उसकी जान बचाई और जिसके साथ रहते रहते वह उससे प्यार करने लगा था। उसकी आंखें भर आती हैं। वह कुछ समझ नहीं पाता। तभी बाहर से अचानक एक तेज आवाज सुनाई देती है। ये ज़ॉम्बियों की नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर के पंखों की आवाज थी। दोनों चौंक कर खिड़की की तरफ भागते हैं और जो वे देखते हैं उस पर यकीन करना मुश्किल था। आसमान में सैन्य हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। फौज आखिरकार उन्हें बचाने आ चुकी थी। दोनों की बुझ चुकी उम्मीदें एक बार फिर जल उठती हैं, लेकिन उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। उन्हें किसी तरह छत तक पहुंचना होगा। वे तुरंत अपना सामान उठाते हैं और बाहर निकल पड़ते हैं। कॉरिडोर में ज़ॉम्बियों से लड़ते हुए वे आगे बढ़ने लगते हैं। एक एक कर रास्ता साफ करते हैं, लेकिन जैसे ही वे मोड़ पर पहुंचते हैं उनके सामने ज़ॉम्बियों की एक विशाल भीड़ खड़ी मिलती है। दोनों के चेहरे उड़ जाते हैं। वे बिना समय गंवाए सीढ़ियों की तरफ भागते हैं, लेकिन कई दिनों की भूख, थकान और चोटों ने उनका शरीर तोड़ दिया था। वे जितनी तेज दौड़ना चाहते थे दौड़ नहीं पा रहे थे और पीछे ज़ॉम्बियों की भीड़ हर सेकंड उनके और करीब आती जा रही थी। बस कुछ और सीढ़ियां और शायद उनकी जिंदगी बच सकती थी। दोनों पूरी ताकत से सीढ़ियां चढ़ रहे थे, लेकिन ज़ॉम्बी हर सेकंड उनके और करीब आ रहे थे। जूनयू समझ गया कि अगर दोनों साथ भागते रहे तो कोई भी नहीं बचेगा। अचानक वह रुक जाता है। सोमी हैरानी से उसकी तरफ देखती है। जूनयू हाथ में हथियार कसकर पकड़ता है और पीछे मुड़कर ज़ॉम्बियों के सामने खड़ा हो जाता है। फिर वह पूरी ताकत से चिल्लाता है, सोमी तुम भागो जल्दी, मैं इन्हें रोकता हूँ। सोमी की आंखें भर आती हैं। वह उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन पीछे मुड़कर देखती है तो दर्जनों ज़ॉम्बी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह दांत भींचती है और आंसू रोकते हुए छत की तरफ दौड़ पड़ती है। कुछ सेकंड बाद वह आखिरकार छत पर पहुंच जाती है, लेकिन जो नजारा उसके सामने था उसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। आसमान खाली था। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जा चुका था। वे देर कर चुके थे। उनकी आखिरी उम्मीद भी उनसे छिन चुकी थी। उसी समय जूनयू भी किसी तरह ज़ॉम्बियों से बचते हुए छत पर पहुंच जाता है। वह ऊपर देखता है और उसकी आंखों से उम्मीद गायब हो जाती है। वह पूरी तरह टूट जाता है। वह आसमान की तरफ देखकर चीखने लगता है, हेल्प, हम यहाँ हैं, कृपया वापस आ जाओ। लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती है और तभी धड़ाम, छत का दरवाजा टूट जाता है। ज़ॉम्बियों का झुंड फिर से उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। दोनों धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। पीछे सैकड़ों फीट गहरी मौत थी और सामने भूखे ज़ॉम्बियों की सेना। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जूनयू हार मानने वालों में से नहीं था। वह पिस्तौल उठाता है और आखिरी बार ट्रिगर दबाता है। कुछ ज़ॉम्बी गिर पड़ते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में गोलियां खत्म हो चुकी थीं। अब दोनों की आंखों में एक ही बात थी, यही अंत है। ज़ॉम्बी लगातार करीब आ रहे थे। कुछ ही कदम और सब खत्म हो जाता, लेकिन तभी पीछे से अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। दोनों हैरानी से पीछे मुड़ते हैं और अगले ही पल उनकी आंखें चमक उठती हैं। आसमान से एक सैन्य हेलीकॉप्टर वापस लौट आया था। वह किसी फरिश्ते की तरह
उनके सामने मंडरा रहा था। हेलीकॉप्टर के दरवाजे खुलते हैं और फिर मशीन गन की गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। पीछा कर रहे जॉम्बी एक एक करके गिरने लगते हैं। कुछ ही पलों में छत का रास्ता साफ हो जाता है। सैनिक दोनों की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। जून यू और सोमी एक दूसरे को देखते हैं और फिर तेजी से हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं। आखिरकार वे उस जॉम्बी नरक से बाहर निकल चुके थे। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे डूबते सूरज की तरफ उड़ने लगता है। जून यू और सोमी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। जिस दुनिया ने उनसे सब कुछ छीन लिया, उसी दुनिया ने उन्हें एक दूसरे से मिला भी दिया। शायद ये उनकी नई शुरुआत थी और कौन जानता है आने वाले दिनों में यह दोस्ती प्यार से भी आगे बढ़ जाए। अगर आपको ये जॉम्बी सर्वाइवल मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो